आपको कहना पड़ा कि ऐसे लोगों को तो मैं थप्पड़ मारूंगी। जी, तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आप जहाँ से आपने मेरे हस्बैंड को पीटा, उसी तरीके से आप खड़े हो जाओ, उसी ढाबे के बाहर, उसी तरीके से आपको पीटा जाए। मुझे एसएसपी नानक, उन्होंने अपने ऑफिस में बिठा के मुझे बोला था कि आपको खाली कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द ऑप्शन, नथिंग एल्स। उनसे सीनियर लेवल के ऑफिसर के लिए वो मुझे कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ओनली द ऑप्शन। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब में पुलिस का कितना गुंडा रोल। डीएसपी सतनाम मुझे ऑफिस में बिठा के बोलते कि जी मैडम, आपके सामने मैं इधर इनको जूते मारता हूँ, आप चप्पल लेके मार लो, आपने जितने थप्पड़ मारने हैं मार लो, तो हम इनको माफ़ कर दें। जी, उस थप्पड़ों से मेरे पति और मेरे बेटे का खून जो बहा इन्होंने, वो आ जाएगा। हमारे पास एमएच की फैसिलिटी है और शुक्र करिए कि मैं एमएच नहीं गई, नहीं तो वहाँ से जो 14,000 जवान हैं वो भी बाहर आ जाते तो क्या हालत होती, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता। 4 बार सिट बदल गई, जो बाई नेम परमार जी के नाम से थी, बाई नेम थी, वो बाई नेम भी सिट के ऑफिसर बदल गए। इनकी एफआईआर बदल जाती है, जो कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जाती, ढाबा वाले के पास में जाके लिखवा के कंप्लेन एफआईआर हो जाती है। एसएचओ उसके नाम लेने से जो बंदा डरता है उसके अगेंस्ट क्या इंक्वायरी करेगा वो। अगर एक एसएसपी रैंक का ऑफिसर अपने एसएचओ से डरता है तो बाकी ये सारा सिस्टम ही खराब है। वी डू नॉट हैव एनी फेथ इन सिट और एनी डिस्ट्रिक्ट और पंजाब स्टेट इंक्वायरी। वी वांट अ सीबीआई इंक्वायरी एंड वी वांट एसएसपी नानक टू बी पोस्टेड आउट फ्रॉम पटियाला। नमस्ते, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप। आमतौर पर जब बातचीत होती है सेना से जुड़ी हुई तो आप कहते हैं कि सैनिकों का पूरा सम्मान है, उनके सम्मान में पूरा देश खड़ा है। लेकिन जब पंजाब के पटियाला में एक सैन्य परिवार इंसाफ मांगने निकलता है तो उसे जमाने की हकीकत का अंदाजा होता है। हकीकत क्या है? न्याय के लिए वो परिवार भटक रहा है, क्योंकि अभी भी पंजाब पुलिस ने जो उनके साथ सलूक किया और फिर न्याय मांगने की प्रक्रिया में जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। तो आगे से जब आप कभी किसी से कहिए कि आप सेना का पूरा सम्मान करते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को याद रखिएगा कि इस तरह की घटना के वक्त आप कहां थे, क्या कर रहे थे, क्या आपने उस परिवार के लिए आवाज उठाई थी। तो पंजाब के पटियाला में कर्नल पुष्पेंद्र और उनके बेटे पर पंजाब पुलिस के द्वारा हमला होता है। हमला बहुत भीषण। कर्नल साहब गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद भी आरोप है कि पुलिस वाले उन्हें मारते रहते हैं। बेटे को भी गंभीर चोटें हैं। अब उसके बाद यह मामला बढ़ता है जब परिवार को न्याय नहीं मिलता है और न्याय मांगने के लिए सामने आती हैं कर्नल साहब की पत्नी जसविंदर कौर मैम। और आज वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, जिस तरह से चीजें हुई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए सिंपैथी के लिए, क्योंकि अपनी औलाद को चोट खाए देखना, अपने पार्टनर को, अपने पति को चोट खाए देखना और उसके बाद फिर इंसाफ के लिए दर दर भटकना, मेरे पास कोई सिंपैथी के वर्ड्स नहीं है आपके लिए। क्या महसूस कर रही है? कैसा चल रहा है जीवन? कैसे सब हैंडल करना पड़ रहा है आपको? जी, मैं पहले सोच रही थी कि मैं अपने पति और अपने बेटे की आवाज़ हूँ, जो मुझे उनके लिए जस्टिस चाहिए था। बट जब ये जितने दिन हुए ये दुर्घटना को, जैसे जैसे मेरे सामने और पीड़ित परिवारों ने अपनी चीज़ें बयान करी और एविडेंस दिखाए, तो ये इतनी शर्मिंदा मुझे, एक पंजाब वासी होने में भी आई फील अशेम्ड टू से दैट आई एम अ पंजाब वासी। क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ कि द पंजाब बीइंग अ पंजाबी, बट बिकॉज ऑफ द सिस्टम इन पंजाब। मैं आज ये लड़ाई जो मेरी है, मुझे बहुत धमकियाँ, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हर चीज़, मगर मेरे पास पूरी जनता देश की हिम्मत जो उन्होंने मुझे दी है, उस हिम्मत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कंप्लीट मीडिया, ये सारा कुछ एक्चुअली बहुत दबाया गया मीडिया के अंदर भी। मुझे एसएसपी नानक, उन्होंने अपने ऑफिस में बिठा के मुझे बोला था कि आपको खाली कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द ऑप्शन, नथिंग एल्स। उनसे सीनियर लेवल के ऑफिसर के लिए वो मुझे कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ओनली द ऑप्शन। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब में पुलिस का कितना गुंडा रोल होगा। जो एक एसएसपी 4 पुलिस वालों के एसएचओ के नाम लेने से डर रहा है,
और मीडिया में बोल नहीं रहा, तो क्या दहशत फैली हुई होगी। ये 84 की जो राइट्स थी, ये सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर उसी तरफ जा रहा है कि घर घर से बच्चे उठाए मार दिए। आपने देखा ही होगा अभी 15 फेक इनकाउंटर के केस जो खुल गए हैं, और उसमें पता भी चला है कि वो फेक इनकाउंटर्स थे। इसी तरीके से दहशत, हम जी जो वर्दी होती है या देश की सेवा के लिए होती है, समाज की सेवा के लिए होती है। जो फौजी हैं वो देश की सेवा करते हैं, देश को सुरक्षा रखते हैं, और जो ये खाकी वर्दी है ये आपकी जनता को सेफ रखने के लिए। अगर हम आज एक पुलिस वाले के पास जाके कुछ हेल्प मांगने से डरें, वो ही लॉ एंड ऑर्डर तोड़ें, तो हमें कहाँ से सुनवाई होगी। हर एक घर में हर एक माँ, बेटी, बहू, पति, बेटा, बाप रो रहा है, क्योंकि इन्होंने अत्याचार की कोई लिमिट जो होती है वो क्रॉस कर चुके हैं। इसीलिए आपको कहना पड़ा कि ऐसे लोगों को तो मैं थप्पड़ मारूंगी। जी, तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आप जहाँ से आपने मेरे हस्बैंड को पीटा, उसी तरीके से आप खड़े हो जाओ उसी ढाबे के बाहर, उसी तरीके से आपको पीटा जाए, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? अगर आप कर लोगे तो आप हमें भी बोलो कर ले। दूसरी बात, जब पुलिस सिस्टम को डीजीपी साहब, डीजी साहब तक सारे एविडेंस एवरीथिंग पहुंचा दिया गया। 28 मतलब आप बोलिए 22 तारीख को एफआईआर, स्टेटमेंट का मैंने प्रूफ दिया है आपको कि जिसमें कि 11:14 में मेरे हस्बैंड की स्टेटमेंट कंप्लीट फोटो ली हुई है। 10 साढ़े 10 बजे स्टेटमेंट हो गई थी, उसके बावजूद भी उनकी एफआईआर नहीं की। जब एफआईआर करी तो ढाबे के पास एएसआई जाके उनकी स्टेटमेंट लेता है और उसकी स्टेटमेंट पे के बेसिस पे एफआईआर कर देता है। बट जिसने स्टेटमेंट दी है, जो विक्टिम है, जिनके घर से 12:48 में हमने कॉल कंट्रोल रूम में, उसके नाम से एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन हु इन्फॉर्म्स द थिंग। सो एट 12:48 और 50 के आसपास हमने कंट्रोल रूम में 48 में बता दिया है, कंट्रोल रूम को गाड़ी नंबर बता दिए। जब एक ढाबा वाला स्टेटमेंट देता है कि जी कुछ एक गाड़ी से कुछ 3 गाड़ियां थी, उससे कुछ सिविल कपड़े में लोग निकले थे और एक वाइट सिविक आई थी। ढाबा वाला जो अपनी चेयर में बैठा था उसको पता था सिविक आई है, हाँ, उसको सिविक दिख रही थी, उसको पहचान थी, बट पुलिस की गाड़ी की पहचान नहीं थी। कि एक कर्नल साहब बोलते हैं हम पी रहे हैं और एक मैगी मांगी और वो दारू पी रहे थे, हमने मना किया तो उन्होंने बोला कि हम देख लेंगे, पी लो। और जब पुलिस आई है, जब कॉन्वर्सेशन कर रही है, अगर वो दारू पी रहे थे तो फोटो खींचते। और 4 पुलिस वालों की जो गाड़ी से पुलिस वाले निकले हैं, जो पटियाला में पिछले 12-13 साल से पटियाला में ही हैं, उनको वो ढाबा वाला नहीं पहचानता जी, और पुलिस की गाड़ी भी नहीं पहचानता, बट कर्नल साहब को जरूर पहचानता है। मतलब मजाक भी मैं ढाबे वाले को भी ये बोलूँगी, बच्चे आप लोग की वजह से एक बंदा डरता है, 100 बंदों को डराता है, और उनकी वजह से इनकी हिम्मत बढ़ती है। और वो हिम्मत आज डंडों में है, कल गोलियों में होगी। और वो गोलियां ऑलरेडी आप देख रहे हो, इतने फेक एनकाउंटर केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं, वो ऑलरेडी उस लेवल में आ चुकी है। ये आई डोंट वांट पंजाब टू बी 84 अगेन। नहीं, बिल्कुल मैम, मैं केस के मेरिट पर ही बात करूंगा। तो ऐसा होता है कि 13-14 तारीख की दरमियानी रात को ये घटना घटती है आप लोगों के साथ, और उसके बाद आप लोग फॉर गुड नंबर ऑफ डेज लगातार आप लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि भैया एफआईआर लिख लो, मेरी एफआईआर लिख लो, मैं कंप्लेनेंट हूं, मेरी एफआईआर लिख लो। 10 दिन 12 दिन बाद एक एफआईआर लॉन्च होती है, उसमें भी मामला नहीं बनता है। अब जाकर एक एक्चुअल में एफआईआर होने की बात सामने आई है, जिसमें आप लोगों ने, जिसका नाम जो आप लोगों की कंप्लेंट थी वो ली गई। तो ये तकरीबन मुझे 15-17 दिन लग गए। तो एक फौजी परिवार को, एक कर्नल साहब को न्याय मांगने के लिए 15 दिन का एफआईआर इंतजार करना पड़ा कि एक्चुअली में एफआईआर वो हो जाए जो आपकी मांग थी, जो जिसके लिए आपको राजभवन जाना पड़ा, आपको दर दर भटकना पड़ा, और बार बार पंजाब पुलिस के डीजीपी आपसे ये कहते रहे कि नहीं नहीं मैं तो आपको न्याय दूंगा, मैं भी फौजी का बेटा हूं, आप मत भूलिए। जी, मैं फौजी का बेटा है, मैंने ये बात उनके लिए बोली थी। वो फौजी के बेटे को एक माँ का दर्द नहीं दिखा जो 1.5 घंटा आपके ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी, आपका इंतजार एक मिलने के लिए। आपके डीजीपी साहब को सारे एविडेंस दिखाए, एसएसपी साहब को एक एक एविडेंस दिखाया है, उसके बाद भी उन्होंने एफआईआर नहीं करी। सारे एविडेंस दिखा के प्रूफ के बाद बोला जी हमें पिक्चर विजुअल नहीं
क्लियर नहीं था तो आपने सस्पेंड कर दिया। आपको लगता है कोई भी पुलिस वाला जिसने गलती ना की हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए माफी मांगेंगे और कहेंगे जी हमें पता नहीं था वो कर्नल साहब हैं। जी बिल्कुल। और वो आपको वीडियो कॉल करके भी वाला क्या मसला है जो आपको वीडियो जी कॉल वीडियो करके? कॉल करा था, वो मेरे ब्रदर के पास गए थे कि हम माफ मांगेंगे, आप हमें मार लो, पीट लो, जो मर्जी कर लो, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं जो सीबीआई इंक्वायरी में जाएंगी तो बहुत चीज़ें ऊपर तक खुलेंगी, जहां बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। जो सुबह एनकाउंटर से आए हैं, जिसका ये दावा कर रहे थे, वो भी खुलेंगे। क्योंकि जो बोल रहे थे, हम जब मेरे हस्बैंड को बोला गया था कि आई कार्ड, बोला एक एनकाउंटर करके आए हैं तो दूजा करके जा रहे हैं, बचा होएंगे तो सवेरे आई कार्ड ला जाए। और आप एक वीडियो देखेंगे जहां मेरे बेटा हाथ जोड़ के इनसे माफ़ी मांग रहा है, 4 बार गेट के अंदर घुसा है, फिर उसको निकाल के पीट रहे। वो माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। मैं आज जब मैं ये मोर्चा में बैठी तो ऐसी इतनी माएँ आई मेरे पास कि आज मुझे अपना, मेरी तकलीफ़ से भी बहुत ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ें हैं। और आज अगर इनको सज़ा नहीं मिली तो 4 की जगह 20 बन जाएंगे और 20 से 50, 50 से 100। और इनकी हिम्मतें आज डंडों तक है और बहुतों को तो गोलियां शुरू कर चुके हैं। ये आगे ये मेरे हस्बैंड का शायद उन्होंने आई कार्ड जब ले लिया, वो वीडियो में दिख रहा है, इन्होंने गाड़ी से फ़ोन और आई कार्ड लिया है। और आप ये सोचो कि उनको ये पता था ये आर्मी ऑफिसर हैं, तब भी इन्होंने ये हरकत करी, उसके बावजूद भी ये बात बोलने की हिम्मत करी। तो अगर एक सिविलियन होता तो उसको तो ये गोली मार देते, वहीं बोलते ये तो एनकाउंटर, ये तो उग्रवादी हमें हाँ मिल हाँ गया था बिल्कुल। यहाँ पर और हमने इसको मार दिया, इसके पास से ड्रग मिल गई। मतलब ये तो कॉमन चीज़ हो गई है पंजाब में कि किसी को भी। तो भगवंत मान सरकार, देखो जब हम बोलते हैं आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी एक चीज़ है, बट भगवंत मान सीएम है पंजाब के। अब वो पार्टी नहीं, अब वो पंजाब के सीएम है। वो कोई आम आदमी पार्टी के सीएम नहीं है, वो पंजाब के सीएम है। और पंजाब में इतनी दुर्घटना, इतने हर घर में एक औरत रो रही है, या एक माँ और एक बाप या एक बेटा रो रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उनको दिखता नहीं। वो शहीदों को 1 करोड़ का चेक देने का क्या फ़ायदा जब आप हर एक घर से एक बंदे को शहीद कर रहे हो। भगवंत मान साहब ने कल हमें अपॉइंटमेंट दिया, आज तक मुझे गवर्नमेंट से एक कॉल नहीं आया। हर चीज़ की छोटी, किसी के घर में किसी की शादियों के ट्वीट होते हैं, और यहाँ इतना बड़ा देश पूरा रो रहा है, उसका कोई ट्वीट नहीं। इसका क्या जवाब है उनके पास। दूसरी बात, अजीत पाल कोहली साहब, उनको 14 तारीख, मैंने 15 को सारे एविडेंस दिखाए, उन्होंने मुझे बोला मंडे आपकी अपॉइंटमेंट लेके दे रहे हैं। वो मंडे हो गया, आज 2 मंडे निकल गए। अजीत पाल जी आप कहाँ हैं? आप तो पटियाला 1 के जिस एरिया में हम हैं उसके आप एमपी खड़े रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो पटियाला के लिए? खाली सरकार क्या, जब वोट लेने हैं सरकार खाली बनाने के लिए है कि जब आपको सीटें मिल जाएं उसके बाद आप काम ना करो? ये हम आम नागरिकों का काम नहीं है, ये आपका काम है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, ना कि पुलिस को इतना कुछ, इतना आप छूट दे दो कि ये किसी के घर के भी, किसी की भी बेटे को गोलियां मार दे। मैम मैं इस केस के बहुत सारे लूप होल्स आपके केस में मुझे दिखे मैम, कि जहां एक पुलिस वाले की भी एफआईआर लिखी गई है जो घायल है। एफआईआर नहीं लिखी गई है जी, उसका पुलिस वाले का बंदा आया था, जो वकील हैं उनके, वो आए कि मेरे बंदे की भी एफआईआर नहीं लिखी गई, उसको भी चोट उतनी ही आई है, तो हम प्लीड कर रहे हैं कि ये माफ़ी करके बात ख़त्म, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, ख़त्म हो जानी चाहिए, तो उनको भी आई है, तो वो एफआईआर आई है। पहली सबसे बड़ी बात है कि ये सारी दुर्घटना जो ये घटना हुई है, ये राजेंद्र हॉस्पिटल के गेट में हुई है, मेन गेट में। जब गेट में हुई है तो ये पुलिस वाले, जब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा राजेंद्र हॉस्पिटल, हमारे पास एमएच की फैसिलिटी है, और शुक्र करिए कि मैं एमएच नहीं गई, नहीं तो वहाँ से जो 14,000 जवान हैं वो भी बाहर आ जाते तो क्या हालत होती, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता। बट वी आर यू नो पढ़े लिखे सिटीजन हैं हम, कोई देश में ये फौजी और पुलिस की लड़ाई के लिए नहीं है। हमें तो पुलिस से बिल्कुल श्योरिटी थी कि ये हमें जस्टिस देंगे, क्योंकि ही वॉज जूनियर ऑफिसर टू माई हस्बैंड एंड आई फेल्ट कि यू नो ही विल सी एंड ही विल फील द पेन। बट हमें क्या पता था कि एसएसपी नानक 4 एसएचओ से डरते हैं कि उनका नाम लेने से डर रहे हैं, तो जस्टिस तो बहुत दूर की बात है। आज तक नाम नहीं लिया उन्होंने जी हाँ, अब वो जब एफआईआर हो गई, जब हमारी एफआईआर, जब गवर्नर साहब ने बोला उनको, उसके बाद उन्होंने नाम लिया। उससे पहले वो भी 4 बंदों का लिया, बाकी का बाकी नहीं। 12 लोग हैं इस केस में। हाँ जी, 12 हमारे को तो 5 की पहचान थी और 2 जो पुलिस यूनिफॉर्म में हैं,
उसके अलावा तो उन्होंने खुद ही बोला कि ये सारे इन्वॉल्व थे। मैंने उनको पूछा भी था कि मैंने कहा आपको कैसे पता 12 थे, क्योंकि मेरे बेटे और हस्बैंड का कहना था 8 से 10 लोग थे। तो कहते जी 12 थे, हमने इन जो 4 एसएचओ थे उन्होंने हमें बताया कि ये बंदे हमारे साथ थे। तो जब इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, एफआईआर जब नाम पता चल गए थे, उसके बाद भी एफआईआर करने के लिए इनको इतने दिन लग गए। ये तो खाली वो इतने दिन इस करके लगे क्योंकि इन्होंने वहाँ से हमें प्रेशर डाल रहे थे ये पुलिस वाले कि किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और एसएसपी ने तो डायरेक्ट मुझे बोला था कि कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ओनली द ऑप्शन। एसएसपी डीएसपी सतनाम मुझे ऑफिस में बिठा के बोलते कि जी मैडम आपके सामने मैं इधर इनको जूते मारता हूँ, आप चप्पल लेके मार लो, आपने जितने थप्पड़ मारने हैं मार लो, तो हम इनको माफ़ कर। जी उस थप्पड़ों से मेरे पति और मेरे बेटे का खून जो बहा इन्होंने वो आ जाएगा। जितने माओं के बच्चों के टांगे इनकाउंटर करके मार दिए गए या जिनके उनके खून आ जाएंगे। और यही 4 ऐसा कैसा है कि शमिंदर 13 साल से सीआईए में है, शिफ्टिंग ही नहीं हुई उनकी, ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही घूमते जा रहे हैं। ऐसा कैसे है? वाई दिस इज नॉट क्वेश्चनड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज ऑफ आम आदमी। आम आदमी तो आप देख रहे हो, आज मैं तो आम नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में है तो मेरा ये हाल है, आम आदमी का क्या हाल होता होगा। हाँ नहीं, और वो जो आप बता रही थी हॉस्पिटल के गेट पर ये घटना हुई, आपके हस्बैंड साहब जो कर्नल साहब हैं वो उसी राजेंद्र हॉस्पिटल में ही हम 1 बजे वहाँ गए हैं। 1:35 में एमएलआर लिख ली गई है और ये 2.5 किलोमीटर दूर सहारा प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ से रिपोर्ट भेजी गई है 7:55 पे। एसएसपी नानक साहब को हमने 7:21 में कहानी बता दी, 8 मिनट बात हुई है, उसके बाद इनकी रिपोर्ट गई। लिखा है कि 1:35 में रिपोर्ट किया था इन्होंने। तो इंसिडेंट ढाबे के बाहर हुआ है, जो बिल्कुल हॉस्पिटल का बाहर ढाबा है, बिल्कुल सामने। इट इज़ नॉट इवन 50 मीटर, ठीक है, वहाँ इंसिडेंट हुआ है और इनको 2.5 किलोमीटर जाके 7:55 में इनकी एमएलआर की रिपोर्ट भेजी गई है पुलिस स्टेशन में। मतलब इनको इतनी इंजरीज थी जो कि मतलब इनको 7.5 घंटे लग गए उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भेजने के लिए। और दूसरी बात क्यों? क्योंकि इन्होंने बैक कॉल जो है वो 7:30 बजे का 7:55 का टाइम होगा, क्योंकि रात को प्राइवेट हॉस्पिटल में टाइम तो ये कुछ भी लिखा सकते तो थे। प्राइवेट में तो 1:35 को आए हैं, लिखा दिया, बट 1:35 से मेरे हस्बैंड 1:15 गए थे, एमएलआर 1:35 में रेडी हो गई थी राजेंद्र में, इनके 1:35 गए थे। इतनी इंजरी थी कि इनको चेक करते करते उनको सुबह 7:55 में इनको पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्यों? क्योंकि वो सिंपल है कि हमने 7:22 में एसएसपी को फ़ोन किया और बोला कि वी वांट एफआईआर, तो उन्होंने बोला आप एक काउंटर इनकी आज पंजाब पुलिस में ये प्रेशर पॉलिटिक्स। हर केस आपने देखा होगा जो कॉम्प्रोमाइज में क्लोज हुआ है, केसेस खोले जाएं, जो क्या किया गया है काउंटर एफआईआर करके प्रेशर। बट दे डिड नॉट रियलाइज कि मैं एक फौजी की बीवी हूँ, मेरा हस्बैंड कभी आगे बॉर्डर से भाग के वापस नहीं आया, तो मैं भी इस लड़ाई से भाग के वापस नहीं जाऊंगी। जहाँ तक जाना पड़ेगा, जब तक दम है तब तक लड़ूंगी। मैम 2-3 और छोटे सवाल हैं बस। आपको लगता है कि इस केस में डीजीपी के शह पे ये सब कुछ होता रहा? डीजीपी आई कैन नॉट सी, मैं आई विल से अगेन वन थिंग, हर एक पंजाब पुलिस ऑफिसर खराब नहीं है या हर एक आर्मी ऑफिसर खराब नहीं होता। हर कहीं गंदियां मछलियां होती हैं, मगर हमारा फर्ज है, फर्स्ट बीइंग अ हिंदुस्तानी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमारा फ़र्ज़ है जो गलत है उसको पॉइंट आउट करें, उसको रेक्टिफाई करें, ना कि गलत को छुपा के उस बंदे को, कहते हैं ना चोर को चोरी से ना रोको तो डकैती करने लग जाता है, खूनी को पहली बार ना रोका जाए तो वो मर्डर बन जाता है, ठीक है। तो वही बात है, पहली बार जब इन्होंने किया, इनको इतनी शय थी जिस वजह से अहंकार जो था कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अहंकार था जो इनको मार दूँ। उस माँ की हाय थी जिसको एनकाउंटर में ये सुबह बोलते हैं मार के आए थे, उसने जब सेहरा बाना तो बोला ताड़ा कुछ ना रहे, और 4 घंटे बाद वो दूसरी माँ के पल्ले पड़े जिसको शायद पंजाब की आवाज़ बन के उठना था। और मैम मैं आपके बेटे को सुन रहा था, सिस्टम से बहुत होप नहीं है उनको, सुना मैंने उनको। जी सिस्टम से होप, देखिए हमारा पंजाब का यूथ कोई रहना ही नहीं चाहता पंजाब में। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ठीक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं?
हम पंजाब को बर्बादी की ओर खींच रहे हैं। जब यूथ ही नहीं होगा, व्हाट डेवलपमेंट इन पंजाब? जब पंजाब में डेवलपमेंट के लिए यूथ, यंग माइंड, यंग सोल्स, इफ दे डोंट पुट इन एफर्ट, हाउ आर वी गोइंग टू डेवलप? डेवलपमेंट सारी बाहर होगी, क्योंकि सारे बच्चे बाहर चले जाएंगे। वो बाहर जाके पढ़े लिखे टैक्सी चलाने को तैयार हैं, मगर इंडिया में नौकरी करने को तैयार नहीं है। पंजाब में तो रहना नहीं चाहता कोई यूथ, इन्हीं की गुंडागर्दी होगी। आज ये 4 को सजा मिलेगी ना, सरकार को ये सोचना चाहिए, ये 4 गंदी मछलियों को निकालोगे तो 100 गंदी मछलियां खुद से ठीक हो जाएंगी। और मैम अगर मैं देखूं इस पूरे मामले को, तो 13-14 तारीख की रात की घटना है ये। 10 से 11 दिन के बाद एक एफआईआर होती है, हाई कोर्ट इंटरवीन करता है, हाई कोर्ट से डांट पड़ती है पंजाब पुलिस को। वो जो भाषा मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं मालूम है कि आप लीगल प्रोसीडिंग पर अभी क्या बोलेंगी, लेकिन उसके बाद अब एक्चुअली में कंप्लेनेंट की एफआईआर अब ली गई है, जिसमें तमाम लोगों के नेम हैं और जो आप लोगों का वर्जन है वो एक्चुअल रिकॉर्ड किया गया है। आपको लगता है कि अगर पूर्व सैनिक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए रहते तो आप लोग कहीं नहीं टिक पाते इस मामले में? जी, मेरे साथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुष सैनिक, एक्स सर्विसमैन, पेट्रन्स, पंजाब की जनता, मीडिया, आर्मी, बाहर विदेश से लोग, पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, तमिलनाडु से भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तब जाके मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैं अकेली नहीं पहुँची हूँ, मुझे इन सब का सपोर्ट मिला। आर्मी ने बहुत सपोर्ट किया। आई एम अ फौजीज़ वाइफ एंड आई एम प्राउड टू बी अ फौजीज़ वाइफ, क्योंकि मुझे ये हिम्मत और ये जज्बा वहीं से आया। हर एक खून का जज्बा है ना, हरा खून अंदर रखते हैं, खून निकाल, गिरने से नहीं घबराते, मरने से नहीं घबराते, मगर किसी को मारने नहीं देते। अपने देश को खराब नहीं कर सकते। हम देश के लिए लड़ते हैं, इंसानियत के लिए नहीं। इंसानियत के लिए ये खाकियों को लड़ना चाहिए, मत आज हमें देश को छोड़ के इंसानियत के लिए लड़ना पड़ रहा है, जो इनकी ड्यूटी है। और मैम इस पूरे इंसिडेंट के बाद अभी कर्नल साहब की हेल्थ कैसी है? जी, चोटें तो देखिए, ये चोटें, ये इंटरनल चोटें जो होती हैं, ये तो कुछ टाइम से ठीक हो जाती हैं। जब वर्दी वाले को चोट जो लगती है ना, हरा खून निकले हुआ, वो चोट पता नहीं, जब जस्टिस मिलेगा तभी भरेगी। तो आप लोग, आपकी बात होती होगी, उनका होप जी, बना हुआ है हम वो बात सिस्टम? नहीं करते। मैं ये वीडियो भी नहीं देखती, क्योंकि जितनी बार मैं ये वीडियो देखती हूँ ना, मेरे अंदर से मैं टूट जाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इतनी बेरहमी से तो इंसान, मतलब हम उग्रवादियों को भी नहीं पीटते। वो बेहोश हो गए थे उसके बाद भी आपने देखा होगा वीडियो में, बेहोश बाप को बेटा सीट में बिठाता है और वो किस तरीके से बॉक्स मार रहे हैं और खींच के रास्ते में एक यूनिफॉर्म के बंदे को घसीट रहे हो आप, और सारे सेना हमारे साथ है, एंड आर आर्मी चीफ, एवरीबडी, जनरल बिष्ट, केजे ढिल्लो जो है, ढिल्लो साहब ने हमारा बहुत साथ दिया है। मैं आई कैन नॉट बी थैंकिंग हिम एनीथिंग, बिकॉज ही हैज स्टूड फ्रॉम द फर्स्ट डे विद मी, एंड मतलब मेरी पूरी उन्होंने हेल्प करी है। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो गुरतेज सिंह ढिल्लों, दो वो पार्टी से हैं, बट आपने देखा होगा उनको पार्टी से नहीं, वो एज अ ब्रदर इन लॉ खड़े रहे, और हर जगह यही, उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया। अविनाश खन्ना जी जो एज अ पिलर, आज ये मेरी मीटिंग भी राजनाथ जी से उन्होंने ही कराई है। आई कैन नेवर बी, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं, जो मेरे साथ, मेरी ये हिम्मत जो है, ये सब लोगों ने इकट्ठी करके दी है मुझे, कि अब आप आवाज़ बने हो तो ये आवाज़ ठंडी मत करो, हम आपके साथ हैं। इंसाफ खाली आपका नहीं है, पूरे पंजाब के लिए। मैं आई कैन, मतलब मीडिया को मैं हाथ जितना भी कम करूं, थैंक्स, वो कम है। वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन, मतलब मेरे एक आवाज़ पे 10,000 बंदा खड़ा हो गया था डीसी ऑफिस के सामने, और आज भी हमें कहते हैं मैडम हमारा जान चले जाए मगर हम आपके साथ खड़े हैं। ये उनका जज्बा है, मगर हम डिसिप्लिन से काम करते हैं। आपने देखा होगा जो मोर्चा भी था, बिल्कुल डिसिप्लिन मोर्चा था, वहाँ पर कोई भी, ना कोई पॉलिटिक्स हुई, ना कोई पॉलिटिक्स वाले आए। वो जो फौजी डिसिप्लिन है मैम, वो हर जगह दिखता है। वो हमारे एक्स सर्विसमैन ने, मतलब जो उनके अंदर जज्बा था कि हमारे साहब को, उनके लिए वो फादर हैं, हमारे बाप को कुछ हुआ है, वो जज्बा से मुझे एक, कहते हैं ना, और हिम्मत मिली। मेरे मीडिया भाई लोग सारे मेरे साथ बोला, मैम हमें दिख रहा है, हम आपके साथ हैं, आप कहीं मत डरो, आप जाओ, हम आपके साथ हैं। हर एक बंदे ने, दो डीसी प्रीति, उन्होंने भी, जनरल बिष्ट, जनरल के अपने जनरल ढिल्लों,
अपने गुरतेज सिंह, मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ पिछले 17 दिन उन्होंने अपना ऑफिस, मैंने अपना ऑफिस नहीं देखा। वो दिन रात हमारे साथ 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा कि कहीं हमारा रिस्क फैक्टर भी है हमारे लिए। थ्रेट वो भी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि देखिए ये लड़ाई एक नागरिक की नागरिक के साथ नहीं है, ये पूरे पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के साथ लड़ाई कर रही हूँ मैं पंजाब में रहते हुए। तो रिस्क तो है, क्योंकि वो मुझे पिछले 10 दिन में 5 बार तो मेरे गनमैन पता ही नहीं होता कौन चेंज हो जाता है, क्या होता है, कौन आ रहा है। तो सिक्योरिटी वाइज आया, बट मैं फौजी की बीवी हूँ, डरती नहीं। नहीं, बिल्कुल इसी वर्ड्स के साथ मैम, इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ कोई रास्ता नहीं है, राइट? कॉम्प्रोमाइज़ कोई रास्ता नहीं जी। कॉम्प्रोमाइज़ अगर मैं कर लूँगी ना, तो मैं देश की जनता के साथ इंसाफ कर रही हूँ। आज मैं पंजाब की आवाज़ बनी हूँ, कोई पॉलिटिशियन की आवाज़ नहीं हूँ, मैं जनता की आवाज़ हूँ, और उन जनता को इंसाफ भी दिलाना मेरा फ़र्ज़ है। मैम, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कल भगवंत मान साहब के पास हमने जाना है, कल उनकी बेटी का जन्मदिन था। बहुत बहुत बधाई, और उस बच्चे को बहुत लंबी उम्र बख्शिश करे भगवान। मगर मैं भी पूरे देश की बेटी हूँ आज, जो खड़ी हुई हूँ एक आवाज़ लेके। उस बेटी के साथ भी जस्टिस करके भेजिएगा, ये मेरी आपसे निवेदन है। मैम, आखिरी सवाल है मेरा, इस पूरी घटना को लेकर आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, एसआईटी गठित किया गया है, क्या सीबीआई जांच की मांग इसलिए आप लोग कर रहे हैं कि चूंकि पंजाब में ही रह के पुलिस वाले ही क्या अपने बिरादरी की जांच बिल्कुल जी, करेंगे, बिल्कुल। और या कि कर्नल साहब की इतनी सेंसिटिव पोस्टिंग है, एज वी नो कि बहुत सेंसिटिव पोस्ट पे है, तो क्या उस कारण से भी कोई और साजिश का एंगल दिखता है? जी, दोनों तरीके से ही हम कह रहे हैं। वो तो सीबीआई जब जांच होगी उसमें आ ही जाएगा। दूसरी बात देखिए, जो 4 बार सिट बदल गई, जो बाय नेम परमार जी के नाम से थी, बाय नेम थी, वो बाय नेम भी सिट के ऑफिसर बदल गए। इनकी एफआईआर बदल जाती है, जो कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जाती, ढाबा वाले के पास में जाके लिखवा के कंप्लेन एफआईआर हो जाती है। एसएचओ उसके नाम लेने से जो बंदा डरता है, उसके अगेंस्ट क्या इंक्वायरी करेगा वो? अगर एक एसएसपी रैंक का ऑफिसर अपने एसएचओ से डरता है, तो बाकी ये सारा सिस्टम ही खराब है। वी डू नॉट हैव एनी फेथ इन सिट और एनी डिस्ट्रिक्ट और पंजाब स्टेट इंक्वायरी। वी वांट अ सीबीआई इंक्वायरी एंड वी वांट एसएसपी नानक टू बी पोस्टेड आउट फ्रॉम पटियाला। तो बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कर्नल पुष्पेंद्र सर की मिसेस को, जो बता रही हैं कि ये लड़ाई क्यों चुनौतीपूर्ण है और क्यों वो पूरे पंजाब की आवाज़ बनकर खड़ी हो रही हैं। वाकई में एक सैन्य चैनल के तौर पर हम जब लगातार सेना की खबरें करते हैं, जियो पॉलिटिक्स की खबरें अपने दर्शकों तक लाकर रखते हैं, हमारी प्राथमिकता में हमेशा से ही सेना रही है। इस खबर को लेकर भी हमने लगातार इनकी आवाज़ उठाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी जब इस बातचीत को देखेंगे, उन्हें ये एहसास होगा कि क्यों ये वक्त है इस परिवार के साथ खड़ा रहने के लिए, जहां ये परिवार, वर्दी वाला परिवार, सैन्य परिवार सिस्टम से लड़ रहा है, वो भी इसलिए कि उसे इंसाफ मिल पाए। आप देख रहे थे भारत तक।